welcome to my channel Camilite. So in this video I am going to start with the basic character of the amines. तो अमीन्स के बेसिक करैक्टर को समझने से पहले आपने समझना अमीन्स क्या होते हैं। एक्चुअली जो अमीन्स होते हैं दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द अमोनिया। अगर आप देखो तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, अमोनिया में यू नो कि देयर आर 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं और ऊपर क्या होता है, एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। अगर आप तीनों हाइड्रोजन में से 1 बाय 1 एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आप इसमें अल्काइल ग्रुप लगाते जाओ तो वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, उससे अमीन्स फॉर्म होते हैं। सो दिस इज अमोनिया। ये आप देख सकते हैं ये अमोनिया होता है जिसका हमने पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अगर आप इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते, इस हाइड्रोजन की जगह आप यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो हमारे पास क्या बन के आएगा कि यू कैन सी कि इन 3 हाइड्रोजन में से एक हमारे पास आर आ गया और 2 हाइड्रोजन रह गए। तो इस वजह से ये जो हमारे पास बन के निकला है, जिसको आप इस वजह से भी लिख सकते हो RnNH2, इसको हम अमीन्स बोलते हैं। इट मीन्स इसमें अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन इज बॉन्डेड टू 1 अल्काइल ग्रुप। जो नाइट्रोजन एटम है वो एक कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है। जब नाइट्रोजन एक कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होगा तो हम उसको बोलेंगे दिस इज अ प्राइमरी अमीन। इसको प्राइमरी अमीन्स बोलते हैं। सो इट इज अमीन। अमीन मीन्स कि इट इज डेरिवेटिव ऑफ द अमोनिया। अमोनिया से आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम क्या करते हैं, अल्काइल ग्रुप लगवा दें तो अमीन्स बन जाता है। ठीक है, अब जो अमीन्स बनते हैं जैसे RnH2 अमीन है, तो अमीन्स की भी फर्दर 3 कैटेगरीज होती हैं। अगर नाइट्रोजन जो है इफ इट इज बॉन्डेड टू 1 कार्बन, अगर एक कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है तो आप बोलोगे ये प्राइमरी अमीन की कैटेगरी है। अदरवाइज अगर आप ये दूसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस कर दो, इसके प्लेस पे भी आप R लगवा देते हो। R मीन्स कि इसको भी रिप्लेस करके आप यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिमूव किया और एक R ग्रुप आपने लगा दिया। तो इसमें एक जो नाइट्रोजन है वो 2 R के साथ अटैच्ड है। जब वो 2 अल्काइल ग्रुप के साथ या आप बोल सकते हो 2 कार्बन के साथ अटैच्ड होता है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी अमीन। दिस इज अ सेकेंडरी अमीन। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये सेकेंडरी अमीन है। तो इसको आप शॉर्टकट में लिख सकते हो R2NH। इट मीन्स कि यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, हाइड्रोजन जो एक ही प्रेजेंट है, ये सेकेंडरी अमीन होता है। अगर आप इसमें अब तीसरा हाइड्रोजन भी रिमूव कर दो और इसकी जगह भी अब R ग्रुप लगा दो, R मीन्स कि कोई भी अल्काइल का ग्रुप आप अटैच करवा देते हो, तो अगर नेक्स्ट स्टेज में हमारे पास जो अमीन बन के निकलेगा उसमें जो नाइट्रोजन एटम होगा वो एट ए टाइम 3 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है और आप बोल सकते हो 3 अल्काइल ग्रुप उसके साथ बॉन्डेड है। इट मीन्स कि इसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए 1, 2 एंड 3, जिसमें 3 लगे हुए उसको हम क्या बोलेंगे, टर्शरी अमीन्स। इसको आप 3 के ऊपर डिग्री के साइन से भी शो कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं दिस इज अ टर्शरी अमीन्स। अब ये तो हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीन्स। अब आपको पता है कि जितने भी आपने ये अमीन्स की कैटेगरीज देखी हैं हर केस में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर तो प्रेजेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 के अगर तुम लोग कन्फिगरेशन करोगे तो 2, 5 में से 3 तो इसने बॉन्ड बनाई हुई हैं, तो 2 जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं वो ऐसे लोन पेयर पड़े होते हैं। तो दिस इज अ लोन पेयर और इसको हम बेसिक करैक्टर बोलते हैं। बेसिक मीन्स कि यू नो कि बी से भी दाता देने वाला जो गिवर होता है उसको हम बी से बेसिक से रिलेट कर सकते हो। तो इट मीन्स कि अब ये जो लोन पेयर है दैट इज अवेलेबल फॉर डोनेशन, ये इस लोन पेयर को डोनेट कर देता है। तो दैट इज वाई हम बोलते हैं कि जो अमीन्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर है। वो क्या है, बेसिक इन नेचर। उनका बेसिक करैक्टर ही हमने डिस्कस करना है और हमने बेसिक करैक्टर सिर्फ इनका एक ही कंपाउंड में नहीं देखना, उनकी हमने कंपेरिजन स्टडी भी करनी है कि आउट ऑफ दीज मतलब प्राइमरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन्स, ये अपने सेकेंडरी अमीन्स पर लिखा है जिसमें नाइट्रोजन 2 अल्काइल ग्रुप के साथ लगा हुआ है, जब 3 के साथ लगा हो तो टर्शरी अमीन है। इस तरह से 3 हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, 3 टाइप के अमीन्स हैं। इनका कंपैरिजन भी करना है कि विच आउट ऑफ दिस इज मोर बेसिक, कौन सा लेस बेसिक है। तो इनको इंक्रीजिंग या ऑर्डर, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब हमें लगाना पड़ेगा तो किस बेसिस पे लगाना। तो मीन्स का जनरल आइडिया आपने देखने के बाद हम इसका बेसिक कैरेक्टर पे आते हैं। अब आपको ये चीज़ पता जितने भी बेसिस होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्शन करेंगे। इन द सेम वे जब भी अमीन्स किसी, क्योंकि मीन्स क्या हम बोल रहे हैं वो बेसिक इन नेचर है, अगर बेसिक है तो वो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे। तो इसी तरह अगर आप मीन्स का एग्जाम्पल लेते हो, दिस इज RnH2 क्या है, ये क्या है, एक दिस इज द प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन का जब आप रिएक्शन करवाओगे, जैसे आपने HX ले लिया है, कोई भी आपने हेलोजन एसिड लिया है, X मीन्स की हेलोजन, और जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो वो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट फॉर्म करते हैं। और जब भी ये अमोनिया इसके साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन के आएगा, RnH3। 2 हाइड्रोजन तो आपके पास पहले ही है, एक हाइड्रोजन और आ जाएगा
और ये X नेगेटिव। और ये अब आपको पता है कि इसमें यहाँ पे नाइट्रोजन जो है 4 बॉन्ड्स बना रहा है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि जब भी नाइट्रोजन अमोनियम में 4 बॉन्ड्स बनाता है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये अमोनियम बन जाता है, ठीक है। और इसके साथ कुछ भी लगा हो, जैसे क्लोराइड लगा है तो इट इज़ अमोनियम क्लोराइड। इन द सेम वे अगर आप यहाँ पे देखो तो नाइट्रोजन का पहले क्या था, इट इज़ हैविंग द 3 बॉन्ड्स इन अ मीन्स एक अल्काइल ग्रुप 2 हाइड्रोजन। जब ये HX के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसका जो एक हाइड्रोजन है, क्योंकि जो एसिड्स होते हैं वो प्रोटॉन रिलीज करते हैं, तो जो प्रोटॉन आएगा वो विदाउट इलेक्ट्रॉन आ रहा है, विदाउट इलेक्ट्रॉन आके वो नाइट्रोजन के साथ RNH, ये तो पहले ही है, एक बॉन्ड इस प्रोटॉन के साथ बन जाएगी। और इसके बाद जो लोन पेयर होता है, एक नाइट्रोजन खुद यूज़ करता है, एक इलेक्ट्रॉन वो इस जो प्रोटॉन आ रहा है उसको दे देता है। इट मीन्स कि जो बेसिस होते हैं दे जस्ट गिव प्रोटॉन, दे जस्ट एक्सेप्ट द प्रोटॉन। अब देख सकते हैं वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं और उसको अपना इलेक्ट्रॉन देके उसके साथ बॉन्ड बनाते हैं। इसीलिए हम बेसिस को बोलते हैं कि दे डोनेट द इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं। तो जब ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, इसने दे दिया, तब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी तो आ जाएगा ना। इसलिए ये इसके ऊपर क्या आ गया, ये आपके पास क्या बन गया, दिस इज द अमोनियम सॉल्ट। ये एक सॉल्ट बन गया है और इसके साथ जो X है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यही हमने शो किया हुआ है कि जब भी अमीन्स किसी सॉल्ट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो अमोनियम के सॉल्ट बनाएंगे, सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं। इसका मीनिंग है कि ये जो चीज़ हमारे पास बना है, R मीन्स की प्राइमरी, R मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये प्राइमरी अमीन का सॉल्ट बन गया है। इट मीन्स कि ये जो बेसिस है, अमीन्स कंबाइन विद एसिड टू फॉर्म द सॉल्ट। अगर पेपर में आपको आ जाए एक्सप्लेन द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द अमीन्स, तो आपने अलग अलग पॉइंट्स लेके बताना है। तो पहला पॉइंट ये है कि अमीन्स एसिड के साथ मिलके क्या बनाते हैं, वो सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह ये तो चलो आपने एलिफेटिक अमीन लिया है, एलिफेटिक अमीन मीन्स की जो स्ट्रेट चेन वाला अमीन है। इन द सेम वे अगर आप एरोमेटिक अमीन लेते हो, दिस एनालीन, ये एनालीन है। एनालीन में क्या होता है, NH2 ग्रुप बेंजीन के साथ लगा होता है, इसको आप एनालीन बोलते हो। इसमें आप एसिड ऐड करते हो, HX ऐड करते हो, इसमें फिर क्या बनेगा, अगर एनालीन में ऐड कर रहे हो तो एनालीनियम सॉल्ट। ऐसे NH2 पहले ही है और एक हाइड्रोजन इसमें और आ जाएगा, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, जो प्रोटॉन इसके पास सारा टोटल NH3 और X नेगेटिव। इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज एनालीनियम सॉल्ट, एनालीनियम, ये एनालीन का सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये प्रूव करता है कि जो अमीन्स होते हैं या फिर एनालीन्स है, दे आर बेसिक इन नेचर। फर्स्ट पॉइंट तो आप इसका ये शो करोगे कि अमीन्स और एनालीन्स कंबाइन विद एसिड टू फॉर्म द सॉल्ट, तो ये फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट करना है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या आएगा, अब आप देखो कि यू नो कि जो मीन्स की प्रोटॉन इसीलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा कि दे आर हैविंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट जो इसका बेसिक कैरेक्टर प्रूव करता है, नेक्स्ट पॉइंट में हम मेंशन कर सकते हो नेक्स्ट पॉइंट कि दे हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम के ऊपर उनके पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण वो लुईस बेस की तरह एक्ट करते हैं। अब आपको ये तो पता लग गया ये बेस है। अगर ये बेस है तो हम इसके लिए जैसे आपने एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखा था, इन द सेम वे हम बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। फॉर दिस आप जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लिखते हैं जब भी कोई बेस, जैसे आपने ये लिया है, दिस इज RnS2। अगर इसको आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, ठीक है, जब भी ये वाटर में डिसॉल्व होगा तो आपको पता है जो वाटर होता है उसमें H एंड OH, प्रोटोन एंड हाइड्रोक्साइड आयन होता है। क्योंकि ये बेस है, इसके ऊपर लोन पेयर है, तो ये जो प्रोटोन है ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनेगा, RnH2 तो पहले ही था, एक और आ जाएगा इसमें NH3 और इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये दो प्रोडक्ट हमारे पास बन के निकलेंगे, ठीक है। एक तो ये अमोनियम जो आयन बनेगा, ठीक है, कि N अल्काइल अमोनियम आयन और साथ में हाइड्रोक्साइड। इसके लिए अगर आप Kb की वैल्यू लिखो, Kb का मीनिंग होता है इट इज़ अ बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। और जब भी आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखना है तो हमें पता है कि पहले हम जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो आप डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, RnS2 और यहाँ पे दो आपके पास है ना रिएक्टेंट, एक तो अमीन्स है, दूसरा है वाटर है। प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, अल्काइल अमोनियम आयन RnH3 पॉजिटिव प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, तो अब आपको पता है कि ये जो वाटर है वो तो एक्सेस में होता है, ठीक है। तो Rn हमने मेन इनकी जो आयंस की कंसंट्रेशन लिखनी होती है, अगर आयंस को लिखो तो क्योंकि जो प्योर लिक्विड है या प्योर सॉलिड है उनकी कंसंट्रेशन यूनिटी की इक्वल लेते हैं, या आपने +1 में स्टडी किया होगा।
तो इट मीन्स कि ओवरऑल जो के बी होता है, आपने मेन बात ये नोट करनी है कि ये जो बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ये सीधा डायरेक्टली इसके हाइड्रोक्साइड आयन के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इट मीन्स कि जितने ज़्यादा किसी में हाइड्रोक्साइड आयन निकलेंगे, इट मीन्स कि जितनी जल्दी ये जो अमीन है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, जब वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तभी तो हाइड्रोक्साइड आयन निकलेंगे ना। तो मीन्स कि बेसिक कैरेक्टर डिपेंड अपॉन द ईज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोटॉन, कि कितना ईजिली वो किसी भी जो से वाटर आपने लिया उसमें प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि प्रोटॉन का मीनिंग होता है हाइड्रोजन विदाउट इलेक्ट्रॉन आ रहा है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बेस का मीनिंग है विधाता है, देने वाला है, तो वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो जब वो देगा तो जितनी जल्दी वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा उतनी जल्दी वो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगा। इट मीन्स कि जब भी आप किसी अमीन को पानी में डिजोल्व करते हो, जितने ज़्यादा उसमें हाइड्रोक्साइड आयन निकलेंगे, इट मीन्स उतना ही ज़्यादा क्या होगा, के बी की वैल्यू ज़्यादा होगी। और यू कैन से के बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। इट मीन्स कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के बी और विल बी द बेसिक करैक्टर। इट मीन्स कि आपने एक तो बेसिक करैक्टर के बी और बेसिक करैक्टर का रिलेशन देखना है। अगर के बी ज़्यादा है तो बेसिक करैक्टर भी ज़्यादा है, ठीक है। तो एक चीज़ वो आपको पता है कि के बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन के बराबर। कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि के बी की वैल्यू दी हुई है, उसको अरेंज करना, तो आपको पता होना चाहिए कि वैल्यूज़ की जिसका के बी ज़्यादा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, उतनी जल्दी वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है और हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज कर रहा है। ज़्यादा हाइड्रोक्साइड निकलेंगे तो के बी हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इस इक्वेशन से पता लग गया है, उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट आता है के बी तो आपको पता लग गया। इसके बाद आप देखो पी के बी, जैसे हमें पता है कि पी एच जो होता है, पी एच इज इक्वल टू माइनस लोगरिथम ऑफ एच हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इन द सेम वे अगर आप के बी पी के बी देखोगे, पी के बी किसके बराबर होगा, माइनस लोगरिथम ऑफ के बी। इट मीन्स कि आपने क्या करना, जो भी के बी की वैल्यू है उसका नेगेटिव लोग ले लेना, नेगेटिव लोगरिथम लोगे तो वो हमें पी के बी की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। देखने वाली बात ये है कि के बी और पी के बी जो आपस में इनके साइन ऑपोजिट है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का के बी हाई होगा तो पी के बी क्या होगा, लोएस्ट होगा। तो यही देखना है कि फॉर स्ट्रॉन्गर एसिड, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं दे विल हैव द ग्रेटर वैल्यू ऑफ के बी, उनकी के बी ज़्यादा होगी बट उनका पी के बी क्या होगा, ठीक है, पी के बी उनका स्मॉलर होगा, है ना। जब के बी ज़्यादा होगा तो बेसिक करैक्टर स्ट्रॉन्ग होगा, अगर पी के बी कम है तो जो एसिड है तब स्ट्रॉन्ग है। इट मीन्स कि यही देखना है के बी और पी के बी आपस में नेगेटिव साइन है इनमें, जिसके लिए के बी ज़्यादा है। अगर आप बोलते हो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस का के बी ज़्यादा है, के बी ज़्यादा तो स्ट्रॉन्ग बेस है, बट जिसका के बी ज़्यादा होगा तो पी के बी तो उसका उल्टा होगा ना, क्योंकि वो नेगेटिव लोग ले रहे हैं, नेगेटिव साइन ले रहे हैं, उसका उल्टा ले रहे हैं। बस है कि स्ट्रॉन्ग के लिए के बी ज़्यादा है और पी के बी फिर कम होगा, बस इतनी सी याद रखनी है, के बी ज़्यादा होगा पी के बी कम होगा, क्योंकि इनका आपस में माइनस प्लस का डिफरेंस है, उल्टा साइन है, जो इसके लिए जाएगा उसके लिए उल्टा जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग के लिए के बी ज़्यादा है तो पी के बी कम होगा, बस इतनी सी बात ही याद रखनी है। तो आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हो। फॉर स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या वैल्यू होगी, तो ये एक रिलेशन है जो आपको मीन्स कि आपके माइंड में होना चाहिए और आपको ये क्लियर होना चाहिए। कई बार आपको अगर कंपैरिजन स्टडी आ जाए, आपको अलग अलग दिया हो, तो तब आपने देखना के बी पी के बी की वैल्यू ज़्यादा, तो उसको कैसे करना है। जिसका पी के बी सबसे ज़्यादा है इट मीन्स वो सबसे वीक बेस है, ठीक है। तो के बी का तो पता लग ही गया, ठीक है। हाइयर द के बी स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस, बी फॉर बेस, के का मीनिंग है आपका कि वो कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमने करना है कि जो बेसिक करैक्टर होता है, कि बेसिक करैक्टर का, जैसे हमें पता कि अमीन से अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं, प्राइमरी अमीन भी है, सेकेंडरी अमीन भी है, टर्शरी अमीन्स भी हैं। इन अमीन्स का इनके स्ट्रक्चर के साथ क्या रिलेशन होता है, क्योंकि हमें पता है प्राइमरी अमीन में अगर देखा जाए तो 2 हाइड्रोजन है, एक ही अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, सेकेंडरी में 2 अल्काइल ग्रुप लग जाते हैं, टर्शरी में 3 लग जाते हैं। तो आप देख सकते क्राउडिंग बढ़ रही है, उनकी जो स्टेरिक हिंड्रेंस है, उनका जो फैलाव इस मॉलिक्यूल का, हाइड्रोजन तो एक ही थोड़ी सी स्पेस कवर करता है ना, जब आप मिथाइल लगाओगे तो स्पेस ज़्यादा कवर करता है। तो जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप लगे होंगे उनका स्ट्रक्चर उतना बड़ा होगा, उतना बल्की होगा, उतना उसकी स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी, रुकावटें अराउंड सराउंडिंग में स्पेस नहीं होगा। तो यही चीज़ आपने देखनी है कि जो बेसिक करैक्टर है उसका स्ट्रक्चर के साथ क्या रिलेशन है,
तो इसके साथ जो स्ट्रक्चर के साथ रिलेशन के ऊपर कैसे बेसिक कैरेक्टर डिपेंड करते हैं, इसके अलग अलग फैक्टर्स हैं। हम अब वो फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि उन फैक्टर के बेसिस पे आपको रीजनिंग के एक एक मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, कि हर एक फैक्टर के बेसिस पे एक क्वेश्चन आ सकता है। टॉपिक इसमें क्या है कि आपने स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशनशिप देखना है कि स्ट्रक्चर का उसके बेसिसिटी के साथ क्या रिलेशन था मीन्स के केस में, और हमने फैक्टर्स देखने कौन कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर क्या है बेसिसिटी डिपेंड करती है। तो उसमें जो फर्स्ट फैक्टर हमारा आएगा दैट इज अ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, क्योंकि जो बेसिक कैरेक्टर का मीनिंग इलेक्ट्रॉन देना होता है। अगर कोई ऐसा ग्रुप उसके साथ अटैच्ड हो जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर नाइट्रोजन के ऊपर और बढ़ेगी तो वो देने में विलिंग होगा, उतना हैप्पीली वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। क्योंकि प्रोटॉन का मीनिंग है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो हाइड्रोजन जो एटम आयन है वो विदाउट इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करना उसके लिए उतना आसान होगा। इसलिए पहला जो काम है इंडक्टिव इफेक्ट का, जो हमारा फैक्टर है दैट इज द इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा लेना है? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव मीन्स की इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, और ये हमने कौन सी स्टेट में लेना? गैसियस स्टेट में। कि सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट तब काम अपना उसका जो पार्ट तब आता है जब वो गैसियस फेज में होता है, क्योंकि जब आप पानी अमोनिया को लेके या मीन्स को लेके पानी में डिसॉल्व कर देते हो, वहाँ पे तो सॉल्वेशन एनर्जी आ जाती है, सॉल्वेशन फैक्टर भी आ जाते हैं, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आई और भी फैक्टर्स आ जाते हैं। इसलिए जब आपने इंडक्टिव इफेक्ट देखना है वो इसका कब मीन्स की उसका रोल आएगा जब वो कोई भी जो मीन्स आप वेपर फॉर्म्स में ले रहे हो। तो अगर वो गैसेस फॉर्म में है तब हमने पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की बात करनी है। तो इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। अगर आपके पास जैसे फर्स्ट प्राइमरी मीन लेते हो, प्राइमरी मीन में क्या है कि आपके पास एक ही इसके पास लगा हुआ है एल्काइल ग्रुप, तो एल्काइल ग्रुप लगने से क्या होगा? इट इज़ द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन रिलीज करने से क्या होगा? इट विल एक्सर्ट द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एंड हैज कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट है। और प्लस आई इफेक्ट होने से क्या होगा? इट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऊपर ऑलरेडी लोन पेयर तो होता ही है, बट अगर इसको इसके अलावा कुछ और भी ऐसे ग्रुप इसके साथ बॉन्डेड है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं? दे इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम एंड इंक्रीजेज द अवेलेबिलिटी ऑफ शेयर्ड पेयर, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ज़्यादा उसके ऊपर पॉसिबिलिटी बढ़ाते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर उसके ऊपर अवेलेबल हो जो वो हाइड्रोजन के साथ और उसको बॉन्ड बना सके, हाइड्रोजन को जो प्रोटॉन उसको इजीली एक्सेप्ट कर सके। तो आपने बताना है। तो यहाँ हम सब देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैज प्लस साइड इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, उससे क्या होता है? इट इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा? उसका बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। जैसे आपने प्राइमरी में क्या, दिस इज अ प्राइमरी मीन 1 डिग्री का मीन्स की ये प्राइमरी मीन है, इसमें एक ही अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। जब आप नेक्स्ट पे जाओगे, जैसे आप अगर इसका नेक्स्ट टाइप के ऑफ अमीन देखो तो ये कौन सा है? सेकेंडरी अमीन है। इसमें दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं नाइट्रोजन के साथ, और दोनों ही इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ रिलीज कर रहे हैं। इट मीन्स कि अगर दो इलेक्ट्रॉन और रिलीजिंग ग्रुप अटैच्ड है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उससे डबल करेंगे। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक अल्काइल ग्रुप दे रहा है, दो ने उससे डबल देनी है। इट मीन्स कि विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज़्यादा इंक्रीज करेगी और इसका जो बेसिक कैरेक्टर है और बढ़ जाएगा। इट मीन्स कि जो सेकेंडरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन हमने क्यों बोला है वो आपको पता ही है, क्योंकि इस केस में नाइट्रोजन के साथ दो अल्काइल ग्रुप लगे, दो लगे हैं। ठीक है, 2 मीन्स की सेकेंड है तो सेकेंडरी अमीन हो गया। तो सेकेंडरी अमीन की इस हिसाब से बेसिसिटी ज़्यादा नहीं हो जाएगी? जिसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी उसके ऊपर आप ग्रेटर देन का साइन ओपन कर दोगे, उसका मुंह उधर खोल दोगे, है ना। तो प्राइमरी अमीन की जो बेसिसिटी है सबसे कम है। सेकेंड नंबर पे किसकी आ गई? सेकेंडरी अमीन की। इसके बाद किसकी आएगी? अब टर्शरी अमीन की अगर बात करो तो टर्शरी अमीन में तो तीन अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं ना, ये 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं और तीनों ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। इट मीन्स कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस केस में आएगी? टर्शरी अमीन के केस में। आपको अगर एग्जाम में एक्सप्लेन करना आ जाता है, एक्सप्लेन द बेसिक ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इन केस ऑफ द दिस गैसियस फेज, वहाँ पे ज़रूरी नहीं आपको आर लिखा हो, वहाँ पे आपको इस आर की प्लेस पे लिख सकते हैं दिस इज़ अ मिथाइल अमीन। अगर एक मिथाइल लगा तो मिथाइल अमीन बोलोगे। अगर आपके पास दो यहाँ पे लगे हुए ग्रुप, मान लो 2 मिथाइल लगे हुए हैं, ठीक है, नेमिंग का भी थोड़ा थोड़ा अपने साथ में देखते जाना है। अगर आप इसका नेम रखते हो, एक मिथाइल इधर लगा हुआ है, दूसरा मिथाइल इधर लगा हुआ है, तो नेमिंग कैसे करोगे? एक मिथाइल को तो आप साइड सब्स्टिट्यूएंट ले लोगे। मान लो ये हो गया डायरेक्टली कहाँ पे लगा हुआ? एन नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ है ना,
क्योंकि इसकी नंबरिंग तुम दे नहीं ना सकते, 1 2 3 थोड़ा, नाइट्रोजन तो एक ही है। इसका नेम क्या आएगा, एन मिथाइल, एन के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है और दूसरी हमारी ये चेन के साथ एक चेन ले लोगे, ठीक है, एन मिथाइल मीथेन अमीन, ये इसका नेम है। क्योंकि कई बार आपको बाय नेम क्वेश्चन आएंगे ना, जरूरी नहीं कि हर बार आर ही लगा हुआ इन जनरल, कई बार वो मिथाइल लगा हुआ, इथाइल भी लगा हो सकता है कि एन इथाइल, अगर इथाइल होता 2 कार्बन वाला हुआ तो अब बोलोगे एन इथाइल इथेनमीन, अगर मिथ वाला है तो एन मिथाइल मिथेनमीन, ठीक है। तो ये सेकेंडरी अमीन जो है, अगर मिथाइल वाला केस है तो ये ज़्यादा बेसिक है। थर्ड वाले का भी अगर आप देखो, यहाँ पे आर ना लो, आर की जगह आप एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे भी आपके पास क्या लगे हुए हैं, यू आर हैविंग द 3 मिथाइल ग्रुप। जब 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो एक चेन में तो एक ही मिथाइल होंगे ना, तो 2 हम साइड सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। मान लो ये आपके पास स्ट्रेट चेन ले ली हमने, और ये वाला फर्स्ट मिथाइल एंड सेकंड मिथाइल, ये क्या हो गया, साइड सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो हम इसका नेम क्या लिखेंगे, नेम बड़े ध्यान से सुनने हैं, पेपर में आपको बाय नेम आएंगे, कई बार नेम से क्वेश्चन दिया होगा तो आपको पता होना चाहिए। आपके 2 मिथाइल लगे हैं तो नेम कैसे आएगा, पहले का लिखोगे एन, एन 2 बार एन है, एन एन डाई मिथाइल, 2 बार मिथाइल लगा हुआ है, ये दोनों मिथाइल तो आपने एन एन करके बोल दिया, बाकी क्या बच गया, मिथेन अमीन, बाकी जो अमीन है वो एक ग्रुप में हमारे पास मिथ रह जाता है, एन एन डाई मिथाइल मिथेन अमीन। इस तरह से इनकी नेमिंग है। इट मीन्स कि गैसियस फेस के केस में टर्शरी अमीन इज मोस्ट बेसिक, और जो प्राइमरी अमीन है दैट इज लीस्ट बेसिक, वो सबसे कम है। और इससे भी कम क्या है, अगर इसको कंपैरिजन अमोनिया के साथ करो तो जो NH3 अमोनिया वो सबसे कम होगा गैसियस फेज में, क्योंकि अमोनिया में तो तीनों ही हाइड्रोजन होते हैं, अल्काइल कोई भी नहीं होता। प्राइमरी अमीन में कम से कम एक तो अल्काइल है ना, एक तो ग्रुप ऐसा है ना जो उसको पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज करवा रहा है, डेंसिटी बढ़ा रहा है। 2 मीन्स कि इसमें 2 ग्रुप है, 3 मीन्स उसमें 3 ग्रुप है। तो आप आई थिंक समझ ही सकते हो, ठीक है। ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप बॉन्डेड टू नाइट्रोजन एटम, मोर विल बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो वो और दानवीर बन जाएगा, और देने को तैयार हो जाएगा ना, तो दैट विल इंक्रीज इट्स बेसिक करैक्टर, उससे उसका जो बेसिक करैक्टर है और इंक्रीज करेगा। बस इतनी सी बात ही आपने एक्सप्लेन करनी है कि बेसिक करैक्टर, इट मीन्स कि जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप लगे होंगे उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, उसका जो बेसिक करैक्टर वो ज़्यादा होगा। इट मीन्स सबसे कम कौन सा है, अमोनिया, उससे ज़्यादा प्राइमरी अमीन, देन सेकेंडरी अमीन, और सबसे ज़्यादा क्या है, टर्शरी अमीन। दिस इज अ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक करैक्टर, ये बेसिसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो ये हमने फर्स्ट फैक्टर किया इंडक्टिव इफेक्ट का, जो आपने गैसियस फेस में लिया, पेपर ने आपको लिखा होगा प्राइमरी सेकेंडरी है वो गैसियस फॉर्म में है या एक्वस फॉर्म में, इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि जब आप एक्वस फॉर्म में लोगे ना इससे ऑपोजिट जाएगा। गैस में तो पानी होता नहीं है, ठीक है ना, वो तो सिंपल ड्राई है, उसमें वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सीन नहीं आना, ना ही इसमें फिर हाइड्रोजन का इतना इफेक्ट आएगा। पर जब आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी है तब तो हाइड्रोजन अवेलेबल होना चाहिए ना, इसीलिए जो ऑर्डर आपने गैसेस फेज में किया है जब आप उसको सॉल्यूशन फॉर्म में लोगे, एक्वस फॉर्म में लोगे, उससे ऑपोजिट आएगा। तो ये चीज़ें बड़ी आपने मीन्स की स्पेशली इनको देखना है कि पेपर में जो क्वेश्चन आया है वो गैसियस फेज के लिए आया है या फिर वो एक्वस फेज के लिए आया है। सो आई थिंक ये फर्स्ट फैक्टर तो क्लियर है, नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हमारा आता है सोल्वेशन थ्योरी। सोल्वेशन थ्योरी आपको नेम से पता लग रहा है, सोल्वेशन में जब आपने किसी चीज़ को सोल्यूबल बनाना है, सोल्यूबल मीन्स किसी में पानी में घोलोगे, इसीलिए एक्वस फेज में जब क्वेश्चन आएगा तब आपने सोल्वेशन थ्योरी के बेसिस पे करना है। अब सोल्वेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सोल्वेशन का मीनिंग है पानी में अगर कोई चीज़ डिजोल्व करनी है तो उसको कैसे करोगे। आप देखो अगर वाटर में क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों है, ठीक है। अब जितने ज़्यादा हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे उस अमीन के ऊपर उतने ही ज़्यादा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा ना वाटर मॉलिक्यूल के साथ, क्योंकि जो हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट बन के आता है, जब भी आप देखते हो ना मीन्स में एसिड डालते हो तो एसिड में से प्रोटोन एक्सेप्ट कर लेता है, प्रोटोन को एक्सेप्ट करके वो क्या बन जाता है, वो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप इसमें देखो हमारे पास स्टार्टिंग में अगर आप प्राइमरी अमीन का एग्जाम्पल लो, दिस इज द प्राइमरी अमीन, ये प्राइमरी अमीन है, ठीक है। अगर आपने इसने प्रोटोन एक्सेप्ट कर लिया एसिड में से, एसिड में से प्रोटोन लेने के बाद ये क्या बन जाएगा, RNH, इसमें 2 हाइड्रोजन तो पहले ही थे,
तीसरी बॉन्ड इस हाइड्रोजन आयन के साथ होगी और इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे ये क्या बन जाता है आपके पास, दिस इज अ सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम केटाइन बन जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो केटाइन हो जाता है। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम केटाइन है। तो मीन्स कि जो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम केटाइन है, तो जब आप पानी में डालोगे इसको, एक्वस फेस में है, तो इनकी स्टेबलाइजेशन के लिए वाटर मॉलिक्यूल भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं दे आर स्टेबलाइज्ड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स। पानी की जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इन हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि ये जो केटाइन है, अमोनियम केटाइन है, ये स्टेबलाइज हो जाता है। जितना ये स्टेबलाइज होगा उतना ही ज़्यादा ये बेसिक करैक्टर शो करेगा। इट मीन्स कि इस केटाइन की स्टेबलाइजेशन पे डिपेंड करता है कि वो बेसिक करैक्टर ज़्यादा होगा कि कम होगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि आपने इसकी बेसिक करैक्टर को सॉल्वेशन थ्योरी के बेसिस पे करना है कि ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन के एटम्स इसमें अवेलेबल हैं, दैट इज़ फॉर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, बेसिक करैक्टर होगा। इसी तरह से अगर आप अलग अलग लेते, जैसे आपने सबसे पहले प्राइमरी अमीन ले लिया, प्राइमरी अमीन में एक R लगा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है, 3 हाइड्रोजन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो अगर आप इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो तो इस साइड से जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं हर साइड से इनको बॉन्ड बना रहे हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल इस साइड इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, दूसरा दूसरी साइड से आके इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। अब तीसरा भी है, वो भी यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है। इस तरह से क्या है कि इसके जितने भी हाइड्रोजन है दे आर इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा कि वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस तरह से सॉल्वेशन हो रही है और ये जो केटाइन है आपके पास अमोनियम का, ये स्टेबलाइज हो रहा है। और ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ दिस केटाइन मोर विल बी द बेसिक करैक्टर, तो बेसिक करैक्टर उस पर डिपेंड करेगा। अब ये हमने प्राइमरी अमोनियम सॉल्ट का लिया है, अमोनियम सॉल्ट नहीं, ये प्राइमरी अमोनियम आयन है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, केटाइन लिया है। अगर आप सेकेंडरी के केस में आते हो, सेकेंडरी में एक N होगा, उसके साथ लगे होंगे 2, उसके साथ क्या लगे हुए हैं, अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, 2 अल्काइल ग्रुप हम कोई भी ले सकते हैं। आप इसमें अल्काइल ये ना लिख के मिथाइल लिख सकते हो। मिथाइल हम इसलिए कि एग्जाम में अगर आपको ये आता है मिथाइल अमोनियम केटाइन, ठीक है, या आपको बोलते डाई मिथाइल अमोनियम केटाइन, तो आपको पता होना चाहिए कि मिथाइल जो डाई मिथाइल वाला है वो सेकेंडरी है, जब ट्राई मिथाइल आ जाएगा वो टर्शरी हो जाएगा। जब ये डाई मिथाइल आएगा 2 के साथ अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन इसके पास अपना था, एक हाइड्रोजन इसने जो प्रोटॉन एक्सेप्ट किया हुआ है, तो दिस इज द सेकेंडरी अमोनियम केटाइन। अब सेकेंडरी वाले केस में केटाइन बनाने के बाद 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो वो 2 साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, जैसे आपने शो की हुई है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स कि प्राइमरी में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन अवेलेबल है, 3 हाइड्रोजन अवेलेबल है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रही है, इसकी सॉल्वेशन मैक्सिमम होगी। जब सेकेंडरी में आए हो, सेकेंडरी में 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है। सेकेंडरी का मीनिंग क्योंकि 2 तो अल्काइल ग्रुप ही लगे हुए हैं ना, 2 मिथाइल ही लगे हैं, 2 ही हाइड्रोजन अवेलेबल है, इसका अपना एक उसने एक्सेप्ट किया हुआ है। जब आप टर्शरी के केस में आते हो, टर्शरी में आपको पता है 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसमें 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है और एक ही प्रोटॉन वाला जो है अपने एक्सेप्ट किया, वही हाइड्रोजन अवेलेबल है फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन के लिए। इट मीन्स कि लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ पे अवेलेबल है, दैट इज इन द टर्शरी, और मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में अवेलेबल है, प्राइमरी में। तो जब आप वाटर की बात करते हैं, जब उसको सॉल्वेशन थ्योरी अप्लाई करोगे, तो जिसमें मैक्सिमम सॉल्वेशन होगी उतने, जब वो पानी में डिजोल्व होगा तभी तो वो डिजोल्व होने के बाद ही अपना बेसिक करैक्टर में बिटरनेस शो करेगा ना। तो सॉल्वेशन पे डिपेंड करता है कि जितनी जल्दी कोई घुल जाएगा उतनी जल्दी वो अपना वो जो करैक्टर है वो शो करेगा। इसीलिए सॉल्वेशन थ्योरी के बेसिस पे एक्वस फेज में आपके जो ऑर्डर आता है, प्राइमरी इज अ मोस्ट बेसिक, देन सेकेंडरी और लीस्ट बेसिक कौन से हो गए, टर्शरी वाले। ये क्या है, दीस आर द टर्शरी अमीन्स। ये आपके पास टर्शरी अमीन्स का एग्जाम्पल है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हमारा ऑपोजिट हो गया, प्राइमरी सबसे ज़्यादा है, देन सेकेंडरी है, देन टर्शरी है। तो यही चीज़ आपने देखनी है पेपर में अगर आएगा कि मीन्स कि वो गैसेस फेज में पूछ रहे हैं कि वो एक्वस फॉर्म में पूछ रहे हैं। अगर एक्वस में होगा तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जा रहा है, अगर गैसेस में है तो टर्शरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो ये मेन चीज़ आपने देखनी है
ओके, तो इसमें आप मेंशन कर सकते हो, 2-3 लाइनें लिख सकते हो इसके रिलेटेड, अगर एग्जाम में आपको लिखने के लिए आ जाती हैं। सो नाउ यू कैन नोट द मेन पॉइंट्स कि द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटायन, जब भी आपके सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटायन है, जैसे ये प्राइमरी आयन है, कैटायन है, ये सेकेंडरी वाला कैटायन है, इसको आयन भी बोल सकते हो, ये टर्शरी वाला आयन है। इस केस में क्या है कि आपने देखना सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटायन स्टेबलाइज बाय द सोल्यूशन, सोल्यूशन से वो स्टेबलाइज होते हैं, ठीक है। देन इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड द साइज ऑफ द आयन, आयन का साइज कितना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आयन का साइज होता है उससे क्या होता है, उसमें उतनी ही ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, और ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी तो वो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो इतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं होगी तो उसकी सॉल्वेशन अच्छे से नहीं होगी, सॉल्वेशन नहीं होगी तो बेसिक कैरेक्टर भी लो होगा। तो यही पॉइंट्स आपने देखने हैं कि डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, पहले तो हाइड्रोजन एटम होने चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। सेकंड है उनका जो साइज है, अल्काइल ग्रुप जो अटैच है उनका साइज पे भी ये डिपेंड करता है। तो इसलिए जब एक्वस फॉर्म में आएगा उसमें ऑर्डर हमारा क्या निकल के आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अमोनिया लिख सकते हो, अगर अमोनिया भी हो आपको पेपर में दिया हो, अमोनियम सबसे पहले, देन यू नो अमोनिया, या आप सिंपल अमोनिया या अमोनियम भी लिख सकते हो आयन, प्राइमरी आयन, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये आपके पास ऑर्डर आएगा सॉल्वेशन थ्योरी के बेसिस पे। और आपको ये भी देखना चाहिए ग्रेटर द साइज ऑफ द आयन, जब साइज आयन का बड़ा होगा, बड़ा साइज होने का मीनिंग उसमें स्टैटिक हिंड्रेंस ज़्यादा, अगर ये इतने बड़े बड़े बल्कि ग्रुप लगे, मान लो इथाइल ब्यूटाइल लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्पेस नहीं मिलती, क्राउडिंग ज़्यादा हो जाती है, और कई बार नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है तब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी। तो ये दो फैक्टर्स हैं, अगर ये दोनों चीज़ें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है और साइज़ बड़ा है, इससे क्या होगा, लेसर सॉल्वेशन, सॉल्वेशन कम होगी। अगर हाइड्रोजन ही कम है तो सॉल्वेशन तो होने का चांस नहीं ना बनता, हाइड्रोजन होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो पानी में घुलेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मीनिंग होता है पानी के ऑक्सीजन के साथ उसने बॉन्डिंग बनानी है, ठीक है। तो लेसर स्टेबिलिटी, उतनी स्टेबिलिटी आयन की कम होगी, उतना ही उसका कम बेसिक कैरेक्टर होगा। सो आई होप आपको ये सॉल्वेशन थ्योरी क्लियर होगी। अगर पेपर में आपको एक्वस थ्योरी का आएगा तो वहाँ पे आपने ऑपोजिट ऑर्डर लेना है, टर्शरी सेकेंडरी एंड उसमें गैसियस में आपने टर्शरी को सबसे आगे रखना है। तो ये कुछ पॉइंट्स अपने अपने माइंड में रखने हैं। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट में देखना है कि ओवरऑल जो इनका बेसिक कैरेक्टर का जो ऑर्डर फाइंड आउट किया हुआ है, दैट डिपेंड्स अपॉन द इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस दैट इज ऑफर्ड बाय द बल्की ग्रुप्स, एंड थर्ड कौन सा है, सॉल्वेशन थ्योरी। इन तीन थ्योरी के बेसिस पे जो साइंटिस्टों ने कंबाइंड इफेक्ट स्टडी किया है, उस कंबाइंड इफेक्ट को उन्होंने दो तरह के मीन्स की कंपाउंड्स के ऊपर स्टडी किया है। एक तो मिथाइलमीन्स लिए हैं, मिथाइलमीन्स मीन्स की प्राइमरी मिथाइलमीन हो गया, डाई मिथाइलमीन हो गया, ट्राई मिथाइलमीन हो गया। एक उन्होंने इथाइल अमीन के ऊपर स्टडी किया है। उनके जो अलग अलग उनके रिजल्ट्स निकले हैं वो उन्होंने फाइनलाइज एक फैक्ट में एक अपनी स्टडी प्रूव की है, और उसके बेसिस पे भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये तो आपने इन जनरल 1 by 1 किया है, बट जब अब पर्टिकुलरली आपको वो एग्जांपल आएगा कंबाइंड इफेक्ट वाला, तो वो हम अभी नेक्स्ट करेंगे। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। क्या है कि ओवरऑल जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इंडक्टिव इफेक्ट एक्वस आएगा तो उसमें क्या आएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा एक और फैक्टर भी है जो बेसिक स्ट्रेंथ को उसके ऑर्डर को इफेक्ट करेगा, जो हमने भी डिस्कस किया, दैट इज अ स्टेरिक हिंड्रेंस। तो आपने देखना है कि अगर आपके पास अल्काइल ग्रुप छोटे वाला मिथाइल ग्रुप है तो वो कम स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ईजिली हो जाएगी। तो वही हमने पॉइंट लिखा हुआ है, क्योंकि इनकेस आपको 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है कि बेसिक कैरेक्टर डिस्कस करो, तो आपको तीनों पॉइंट्स 1 by 1 लेने पड़ेंगे 3 मार्क्स की बेटे। इसीलिए मैंने ये मेन पॉइंट्स लिखे हैं, आप इनको नोट कर सकते हो कि व्हेन अल्काइल ग्रुप इज स्मॉल, जब अल्काइल ग्रुप स्मॉल होगा तो मिथाइल ग्रुप अगर है कि छोटा सबसे ग्रुप होता है मिथाइल वाला, तो देयर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी आसान होगी, उसको कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं आएगी। बट इफ अल्काइल ग्रुप अगर हमारे पास बिगर वाला है, मिथाइल से बड़ा वाला है, तो वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के रास्ते में रुकावट क्रिएट करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, उसको फैलाव ज़्यादा, उसको क्राउडिंग क्रिएट करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आसानी से नहीं हो पाएगी। इसका मीनिंग है अगर आप मिथाइल ग्रुप लेते हो या फिर इथाइल लेते हो तो उससे उसकी बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो अलग हो सकता है, ठीक है। वो मीन्स कि उसको चेंज कर देगा ऑर्डर को। तो दिस चेंज ये क्या करेगा, इट विल चेंज द नेचर ऑफ द अल्काइल ग्रुप। अगर अल्काइल ग्रुप का नेचर चेंज है, अल्काइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल जो भी आप ले रहे हो, वो किसको इफेक्ट करेगा, दैट विल चेंज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। यही पॉइंट आपने पेपर में बताना अगर आपको एक्वस सोल्यूशन में आ जाता है कि एक्वस में सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं काउंट कर रहा, एक्वस में उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अवेलेबिलिटी और साइज ऑफ द अल्काइल ग्रुप, दो चीज़ें मीन्स की मैटर कर रही हैं इसमें। तो यहाँ से आप देखो कि देयर इज अ कंबाइंड इफेक्ट। ओवरऑल हम बोलेंगे कि जो अगर आपने एक्वस सॉल्यूशन में बेसिसिटी का ऑर्डर डिसाइड करना है
तो उसमें अकेला आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं लोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मीन्स की अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम तो देखना ही है। इसके साथ हम क्या चीज़ नोटिस करेंगे कि जो अल्काइल ग्रुप लगा वो कितना बड़ा है, छोटा है या बड़ा है। तो और तीसरी की कौन सी चीज़, फर्स्ट फैक्टर कौन सा लिया था हमने, इंडक्टिव फैक्ट। कि ओवरऑल फिर उन्होंने बोला है जब भी एक्वस सॉल्यूशन के केस में बेसिसिटी ऑर्डर आपने डिसाइड करना है, उसमें 3 फैक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट लेते हैं। कौन कौन से 3 फैक्टर्स आएंगे? फर्स्ट आएगा इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड आएगा आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन फॉर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो अवेलेबिलिटी हाइड्रोजन एटम कितने हैं उसके ऊपर। देन थर्ड पॉइंट आएगा आपके पास साइज ऑफ द अल्काइल ग्रुप। ये 3 फैक्टर्स के बेसिस पे, इनको कंबाइंड इफेक्ट के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे उसका बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा। तो यही पॉइंट आपने मेंशन करना, देयर इज अ कंबाइंड इफेक्ट। कंबाइंड इफेक्ट किसका है? इंडक्टिव इफेक्ट का, सॉल्वेशन इफेक्ट का, और तीसरी कौन सी चीज़ है? स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप, जो बेसिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करती है एक्वस में। अगर आप गैसियस फॉर्म में ले तो गैसियस में तो चलो सीधी सी बात है, चलो जी ठीक है, प्राइम टर्शरी सबसे ज़्यादा हो गया, सेकेंडरी देन प्राइमरी, क्योंकि उसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सीन ही नहीं है, वो तो सबसे ईजी। बट मोस्टली पेपर में आपको एक्वस वाला ही है, क्योंकि जिसमें थोड़ा लंबा चौड़ा चक्कर हो, इतने ईजी क्वेश्चन में डालते हैं, बट डाल भी सकते हैं, पता कुछ नहीं होता कि ईजी मार्क्स की भी कुछ वेटेज होती है ना, तो आपने दोनों को ही लेके चलना है। अब उन्होंने इन तीनों कंबाइंड 3 चीज़ों के कंबाइंड इफेक्ट के बेसिस पे जो एक ऑर्डर फाइनलाइज किया है, एक उन्होंने स्टडी की है मिथाइलमीन्स पे, दूसरी स्टडी की है इथाइलमीन्स के ऊपर। इन दोनों के जो रिजल्ट्स निकले हैं वो आपने नोट करने हैं, ठीक है। उन रिजल्ट के बेसिस पे एग्जाम में जो क्वेश्चन फ्रेम होके आते हैं, मेन बेसिसिटी ऑर्डर इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। अब इसका फाइनल जो उन्होंने रिजल्ट फाइंड आउट किया कंबाइंड इफेक्ट के बेसिस पे, उन्होंने 2 मेन कंपाउंड्स पे स्टडी की, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड पे और इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स के ऊपर। अगर उन्होंने इथाइल का देखे, पहले आपको इस चीज़ की तो क्लैरिटी हो गई हुई है कि जब आपने मीन्स की स्टार्टिंग में किया था इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट बोलता है कि टर्शरी सबसे ज़्यादा है, सेकेंडरी है, बाद में कौन सा प्राइमरी है, और लास्ट में अमोनिया है। ये आपने इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे बताया था, ये इंडक्टिव इफेक्ट बोलता है, ठीक है। बट अगर आप दूसरा अपने फैक्टर के सोल्वेशन क्या बोलता है? प्राइमरी सबसे ज़्यादा है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा अवेलेबल होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, फिर सेकेंडरी है, फिर टर्शरी। मीन्स कि इंडक्टिव इफेक्ट और सोल्वेशन जो है वो टोटली आपस में ऑपोजिट जा रहे हैं। इसमें टर्शरी सबसे ज़्यादा है और टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी है। सोल्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है? प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी है। यहाँ पे देखो टर्शरी जो है सबसे आगे है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, और बट सोल्वेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सबसे लास्ट में चला गया है। बट अगर आप देखो सेकेंडरी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सेकेंडरी जो था पहले भी सेकंड पोजीशन पे था, बाद में भी सेकंड पे रहा, इसकी पोजीशन ना कम हुई ना ज़्यादा हुई है। तो इसीलिए साइंटिस्टों ने जब इसको स्टडी किया तो उन्होंने देखा, जब उन्होंने इथाइलमीन किया, चाहे वो मिथाइलमीन की सब्स्टिट्यूशन करते हैं, हर केस में सेकेंडरी जो है वो आगे ही रहा है, सेकेंडरी फाइनली आगे हो गए, ना तो पीछे गया ना आगे, ये न्यूट्रल रहा ना, जिसमें इंक्रीमेंट भी नहीं हुआ डिक्रीमेंट भी नहीं हुआ, उसको उन्होंने बोला पहले नंबर पे आ गए, सबसे पहले आ गया सेकेंडरी, ठीक है। तो अगर आप, हमारे पास 2 तरह के मीन्स है, एक इथाइल वाला एक मिथाइल वाला। अगर आप इथाइल वालों के लिए लिखते हो, इथाइल सब्स्टिट्यूटेड के लिए ऑर्डर लिखो, ये आपने बड़े ध्यान से देखने हैं, पेपर में आपको 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे, यहाँ तो इथाइल सब्स्टिट्यूटेड मीन्स का डालेंगे या मिथाइल का, तो ये इनके ऑर्डर फिक्स हैं, इसमें आपने चेंज नहीं करना, जो भी आएगा आपने लिख देना है। अब इसमें हमने बोला सेकेंडरी सबसे पहले ही आएगा, चाहे इथ वाला केस आता है, इथाइल वाला केस है, चाहे वो मिथाइल वाला केस है, सेकेंडरी ने सबसे आगे ही रहना है। सबसे पहले आपने दोनों में सेकेंडरी लगा दिया, इथाइल में सेकेंडरी कौन सा बनेगा? C2H5, क्योंकि आपने सेकेंडरी बोलना है। डाई इथाइल अमीन, डाई इथाइल का मीनिंग है 2 इथाइल लगे हुए हैं, अगर उनकी नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड्स बनानी होती है, अगर 2 आपके पास क्या हो गए, यू आर हैविंग द 2 इथाइल ग्रुप, और हाइड्रोजन कितने रह जाएंगे? 1। ये क्या है? दिस इज सेकेंडरी अमीन। अमीन के केस में पहले क्या है कि पहले आपके पास क्या आ गया? इथाइल अमीन में सेकेंडरी अमीन पहले ही आना है, और इसी तरह मिथाइल अमीन अगर लिखोगे, मिथाइल अमीन के लिए बॉर्डर लिखना है, उसमें भी सेकेंडरी पहले ही आना है। मिथाइल अमीन का मीनिंग है उसमें भी डाई मिथाइल अमीन है, तो दोनों देखो सेकेंडरी वाले ही हैं, इसमें भी 2 मीन्स की इकाई लगे, इसमें भी 2 लगे। फ़र्क ये कि यहाँ पे इथाइल लगा है, यहाँ पे मिथाइल लगा, इसका नेम क्या है? डाई इथाइल अमीन है, डाई इथाइल अमीन भी बोल सकते हो, या इसका इसको ये सेकेंडरी अमीन है।
एक और नेम बनता है, आपको नेम्स भी पता होने चाहिए ना, पेपर में आपको नेम के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप देखो इसका नेम क्या बनेगा, N, अगर इसको लिखो, एक साइड C2H5 लगा हुआ है, दूसरी साइड भी C2H5 है, एक H है, तो N इथाइल, N के साथ इथाइल है, और दूसरा N इथाइल इथेन अमीन। इट मीन्स कि 2 इथाइल हो गए ना, एक N के साथ सब्सिट्यूटेड है, एक इथेन नेम के साथ आ रहा है। और इथाइल सब्सिट्यूटेड अमीन में पहले इथाइल आएगा, सेकेंड नंबर पे इसमें, क्योंकि आपने याद रखना है इथ क्या है, इथ बड़ा नंबर है। इथ में मतलब कि इथ में 2 कार्बन आ रहे हैं, मिथ में 1 कार्बन आ रहा है। इससे आपको थोड़ा सा अपने माइंड के साथ लिंक करना है। इथ जो है बिगर नंबर है, तो सेकेंडरी के छोड़ के आपके पास 2 चीज़ें बच जाती हैं, एक टर्शरी और एक प्राइमरी। जब आपने इथाइल के लिए सब्स्टिट्यूटेड अमीन का ऑर्डर लिखना है ना बेसिसिटी का, तब आप जब इथाइल मीन्स की बिगर है तो टर्शरी और प्राइमरी से बिगर कौन सा, टर्शरी वाला। इट मीन्स कि इसका ऑर्डर क्या आएगा, सेकेंडरी, टर्शरी और प्राइमरी लास्ट में। अब ऐसे एक लिंक बना सकते हो याद रखने के लिए। अगर आपको इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन का बेसिक ऑर्डर लिखना आ गया, सेकेंडरी तो दोनों में आगे ही आना है, सेकेंडरी तो मिथाइल में भी आगे आना है और इसमें भी आगे ही आना है। फ़र्क किसका पड़ना है, टर्शरी का या फिर प्राइमरी का। जब इथाइल के लिए लिखना है सबसे पहले सेकेंडरी तो आगे ही रहेगा। इथ मीन्स कि बड़ा है, मिथ से इथ बड़ा है ना, इथ बड़ा है तो हमने बड़े वाले को आगे लिखना है, मीन्स कि टर्शरी वाले को आगे लिखना है। सेकंड नंबर पे हम टर्शरी लिखेंगे, तो सेकंड नंबर पे क्या आएगा, C2H5 टर्शरी ट्राई इथाइल अमीन। तो नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, क्योंकि टर्शरी में 3 नाइट्रोजन बॉन्ड बना था, तीनों इसने बना ली हुई हैं। जब आपने टर्शरी सेकंड नंबर पे लिख दिया तो हमारे पास क्या रह जाता है, अब आपके सिर्फ प्राइमरी ही बचता है। ठीक है, प्राइमरी में आपका सिर्फ एक ही इथाइल है। ठीक है, इसको क्या बोलोगे, इथाइल अमीन। इट मीन्स कि जब टर्शरी इथाइल अमीन के लिए आपको एक्वा सॉल्यूशन में ऑर्डर लिखना आएगा तो आपने याद रखना है सेकेंडरी सबसे पहले, फिर टर्शरी, फिर प्राइमरी। दिस इज़ फॉर द इथाइल अमीन के लिए ये है। बट मिथाइल अमीन के लिए देखो तो मिथ छोटा है ना, सेकेंडरी तो आगे ही आना है, सेकेंडरी दोनों में आगे रखना, क्योंकि हमें यहाँ से पता है कि सेकेंडरी में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसीलिए सेकेंडरी दोनों में आगे ही रहा है। इसमें देखो सेकेंडरी आगे ही रहा है, ये आपका यहाँ पे आ गया, सेकेंडरी क्या होगा, वो आगे ही रहेगा। अब अगर मिथ छोटा है, मिथ में 1 कार्बन होता है ना, तो हमने फिर जब मिथ में 1 कार्बन है तो आप फिर प्राइमरी वाला आगे रखोगे, ये आप याद रखोगे ऐसे। जब आपने मिथाइल अमीन का लिखना है तो उसमें 1 कार्बन वाला अमीन प्राइमरी वाले को आगे रखोगे, टर्शरी वाला एंड में जाएगा। ट्राई मिथाइल जो अमीन है वो एंड में जाएगा। इस तरह से आपने याद रखना है। ये जो आपके पास मीन वाला बचेगा उसमें क्या आएगा, सेकेंडरी को आगे ही रहना है, फिर प्राइमरी, लास्ट में टर्शरी। ये ऑर्डर बड़े ध्यान से करने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपको पेपर में ना बड़ी बार आए हुए हैं। मिथाइल अमीन का बेसिक ऑर्डर एक्वा सॉल्यूशन में या इथाइल अमीन का ऑर्डर में फ़र्क क्या है, सेकेंडरी दोनों में आगे ही रहना है, सेकेंडरी आगे ही रहेगा। याद ऐसे रखना है, सेकेंडरी को आगे रखने के बाद एक टर्शरी एक प्राइमरी बचता है। इथ मीन्स कि बड़ा नंबर है, बड़े का मतलब है कि पहले बड़े वाला नंबर, पहले बड़े वाला डिजिट आगे लिख दो, 3 पहले लिख दिया, 1 बाद में लिख दिया। मिथाइल अमीन के केस में फर्स्ट तो सेकेंडरी तो आगे ही रहना है। मिथ मीन्स छोटा नंबर, 1 नंबर है, 1 नंबर का मीनिंग 1 को आगे लिख दो, टर्शरी को एंड में डाल दो। मतलब कि आपने इसको लिंक अपना एक रैम करने के लिए एक माइंड में एक लिंक बना लेना है। इथाइल के लिए आएगा तो बड़ा नंबर आगे लिखना है, मिथ के लिए आएगा तो छोटा। 3 और 1 में से 1 नंबर ज़्यादा है, इथ मीन्स की बड़ा है तो 3 लग गए। अगर आप देखो मिथ का है तो 1 आगे। तो यही आपको पेपर में ऑर्डर आएंगी इसे कि एक्वा सॉल्यूशन केस में ऑर्डर क्या है, ये कंबाइंड इफेक्ट को शो करते हैं। तो ये हमने इनको देखा है, इंडक्टिव इफेक्ट कहता है टर्शरी सबसे ज़्यादा है, सॉल्वेशन थ्योरी कहती है प्राइमरी सबसे ज़्यादा है। उन्होंने फिर एक मीडियम सा बीच में एक रास्ता निकाला है जिसमें तीनों चीज़ों के कंबाइंड इफेक्ट दिए। और वो रिसर्च स्टडी किस वो जो स्टडी हुई है 2 कंपाउंड्स पे की, एक मिथाइल के मीन्स पे, एक इथाइल पे। करने के बाद जो रिजल्ट देखे, रीडिंग्स ली गई, उससे हमें पता लगता है इथाइल में जब किया सेकेंडरी का सबसे ज़्यादा, फिर टर्शरी, फिर प्राइमरी। जब मिथाइल के लिए ऑब्जर्वेशंस हुई उसमें सेकेंडरी सबसे ज़्यादा, सेकेंड बाय प्राइमरी। यही यहाँ पे ये फ़र्क आ रहा है ना कि टर्शरी और प्राइमरी का, कि उनका ऑर्डर ऑपोजिट आ रहा है। सो दिस इज़ वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये सारा आपने करना है। दिस इज रिगार्डिंग द बेसिक करैक्टर एंड रिलेशनशिप ऑफ बेसिसिटी विद स्ट्रक्चर। तो ये तीनों फैक्टर्स, तीनों थ्योरीज आपने करनी है। आपको 3 मार्क्स एज सच क्वेश्चन भी आ सकता है।
सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इससे बेसिक सिटी के ऊपर जो सीबीएसई के क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन तो चलो ये आ गया, इसके अलावा और क्वेश्चंस हैं, उनको हमने 1 बाय 1 डिस्कस करना है। तो स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट कि आपको नेक्स्ट कमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।